Doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next class of Science and Technology. आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा ये रहेगा हमारे पास कम्युनिकेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था जितने भी ऑर्बिट्स थे इन सभी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स को हमने देखा है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा ये यहाँ पर हम देखेंगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है, रिमोट सेंसिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन on the basis of sensation of any object placed without any physical contact. remote sensing, यहाँ पर ध्यान देखो, सेंस का मतलब होता है ये सेंसेशन, यहाँ पर आपको लिंक करना है। रिमोट सेंसिंग मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है सेंसेशन, ऑब्जेक्ट के सेंसेशन के बेसिस पे। जब उस ऑब्जेक्ट के साथ हम फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं आते बट ऑन द बेस ऑफ सेंसेशन हम क्या करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। The satellites used to collect the information are also known as remote sensing satellites। और उन सैटेलाइट्स को इस्तेमाल हम करते हैं जिससे हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स नाम दिया जाता है। तो पहले आपने रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जिन भी सैटेलाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। These satellites are placed in polar sun synchronous orbit। ये आपका डायरेक्ट MCQ बनेगा। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहाँ पर किस ऑर्बिट में होते हैं, ऊपर मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट मैंने बताया, उसमें से एक ऑर्बिट होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और ये हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है ये पोलर एक्सिस के थ्रू जो है चल रहा होता है। आप ये बता सकते हैं कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को हमें देखने को मिलता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट। आपको बोलना है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, लेकिन पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर हो गया। इन इंडिया PSLV इज यूज्ड टू लॉन्च दीज सैटेलाइट्स। इंडिया में किस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया है इस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। लॉन्च व्हीकल का मतलब आप गाड़ी में बैठते हो, फिर गाड़ी में बैठ के आप किसी और जगह चले जाते हो, श्रीनगर से जम्मू चले जाते हो, जम्मू से श्रीनगर चले जाते हो। इसी तरीके से हमारे पास एक व्हीकल होती है जिसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, और उस लॉन्च व्हीकल के ज़रिए से हम सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, स्पेस में भेजते हैं, ऑर्बिट में भेजते हैं। लेकिन अब हम कौन से सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजते हैं, आपको पता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में भेजते हैं। लेकिन ये तो सैटेलाइट हमने ऑर्बिट में तो भेजा, लेकिन किस व्हीकल के ज़रिए से, व्हीकल कौन से रखेंगे हम, आप बोलोगे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने पोलर ऑर्बिट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, रेडिएशंस मेनली यूज्ड फॉर सेंसेशन आर इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस एंड माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल किया। जो भी रेडिएशंस हम सेंसेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम कोई फिजिकल कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं बट ऑन द बेस ऑफ सेंसेशन से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो रेडिएशंस यूज़ होती है सेंसेशन के लिए वो हम IR इंफ्रारेड रेडिएशंस का भी यूज़ करते हैं, विजिबल रेडिएशंस का भी यूज़ करते हैं और माइक्रोवेव रेडिएशंस का भी यूज़ करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, अपने आप में सभी ये क्वेश्चंस हैं, बट मेनली इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज़ मोर देन द माइक्रोवेव्स। लेकिन हम सेंसेशन के लिए कोई भी रेडिएशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीन में से तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी, लेकिन यहाँ पर हम जनरली हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है इनका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव्स, बाय विच द रिसोर्सेज अंडर वाटर एंड अंडर अर्थ सरफेस कैन बी डिटेक्टेड। तो हम वाटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, अर्थ के ऊपर जो भी, अर्थ के अंदर जो भी रिसोर्स है उन सभी रिसोर्सेज को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। किसकी वजह से, इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से। द सर्विसेज ऑफ दीज इंफ्रारेड रेडिएशंस आर इफेक्टेड इन एडवर्स वेदर कंडीशंस एंड इन नाइट। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है इनकी सर्विस जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है अगर वेदर कंडीशंस ख़राब हैं या नाइट के टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक। अब कौन कौन से कैमराज यूज़ किए जाते हैं ये आपके लिए नहीं है, ये इसको एज इट इज़ रखो। आ रही बात समझ, इसको कुछ भी नहीं कर, बस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको वही करना है। यहाँ पर 292 पेज, आपको 292 पेज नहीं पढ़ने, आपको वो चीज़ें पढ़ने जो आपका MCQ ओरिएंटेड क्वेश्चन जिन टॉपिक्स के ऊपर बनते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो
चुने हुए सब्जेक्ट से, चुने हुए टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो होता है प्रेजेंटली वर्किंग सैटेलाइट्स, कौन कौन से अभी हमारे पास सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कार्टोसाट 2F आप याद रख सकते हो। इतना आपको याद रखना है, जो मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको ये याद रखना है। इसको लॉन्च कब किया गया है, 2018 में, और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, PSLV C40 एज इट इज़, इसको याद रखना है। और ये कौन सा ऑर्बिट सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट, मतलब इस सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करते हैं ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद जो है कार्टोसैट 2E, ये 2F था, ये जून में हमने 2017 में लॉन्च किया है। और यहाँ पर हमने लॉन्च की व्हीकल जो इस्तेमाल की गई है वो हमने PSLV 38 इस्तेमाल किया गया। आपको सैटेलाइट का नाम दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है किस लॉन्च व्हीकल के ज़रिए से, आपको बोलना है उस लॉन्च व्हीकल का नाम। आ रही बात समझ, ठीक है। और किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपको याद रखना है, यूज्ड इन अर्बन प्लानिंग। अगर हमें अर्बन प्लानिंग करनी पड़ती है तो हम कौन सा सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, कार्टोसाट 2E। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, कहीं पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यूटिलिटी प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं। अभी तक इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ये हमें एक ऑर्डर में पढ़ना है। उसके बाद कार्टोसाट वाली जो है, कार्टोसैट वाली सीरीज जो है हमारे पास दूसरा एक और 2D, इसको लॉन्च किया गया 2017 में। ये भी अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को ऑब्जर्व करता है। और लॉन्च व्हीकल यहाँ पर PSLV 37 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सैट 2016 में लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर जो होता है PSLV 26 यहाँ पर लिखा गया है एज इट इज़, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे 2016 में जो लिखा गया है, ठीक है, सीट सेट आप याद रख सकते हो, इसका नाम है L, और 2016 में लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल सिर्फ आप याद रखोगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साइक्लोन जो प्रोड्यूस होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्टोसाट 2C 2016 में लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल C34 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस ये आप इसमें से इतने याद रखो, और जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उनके ऊपर ही हम काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए किन किन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में पढ़ा है। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, हम एग्रीकल्चर में भी इन सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। फॉरेस्ट्स के लिए, ओशंस के लिए भी, और यहाँ पर हम अर्बन प्लानिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, डिफेंस सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये पोलर ऑर्बिट में होता है और ये पूरे अर्थ को जो होता है ऑब्जर्व करता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एंड GPS सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। जो टेलीकम्युनिकेशन और जो GPS सर्विसेज जो होती है इनको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन और GPS सर्विस हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ओशन, अर्बन, डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन और GPS सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये पता नहीं चलता हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, तो इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे फिर बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। अब इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक और सैटेलाइट आया, वी हैव आल्सो जियो स्टेशनरी, या इसको टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के नाम से जाना गया है, ऊपर ऑलरेडी मैंने बोला। अब यहाँ पर इसी के बारे में हम जानेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्वेश्चन पूछा गया है, द सैटेलाइट विच आर यूज्ड फॉर टेलीफोन्स, एक ऐसा सैटेलाइट जो टेलीफोन्स, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। टेली है तो टेली में टेलीफोन आएगा, रेडियो में यूज़ होता है, और इन सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है टीवी में, जो टीवी रिमोट होता है टीवी में। उसके बाद जो होता है आपके पास मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होता है, एंड इंटरनेट सर्विसेज में भी हम टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आर नोन एज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उनको हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। दीज सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जब मैंने आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ाया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स मैंने पढ़ाए थे, उसमें से मैंने बोला था एक हमारे पास होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो इक्वेटर के ऊपर चल रहा होता है और इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, और हमारे पास ये सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा होता है, क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो पूरा सर्कल हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पर ये सैटेलाइट होता है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये टाइप जियो सिंक्रोनस का। लेकिन जो हमारे पास जब इक्वेटर के ऊपर आता है तो वो बनता है जियो स्टेशनरी, जो हमारे पास एक सिंगल पोजीशन है। इसलिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही है जो ओवर द क्या बोलते हैं उसको
इक्वेटर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पर ही हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का लॉन्च किया जाता है। जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वही आपको याद रखना है। दिस ऑर्बिट इज़ अबाउट 3600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कौन सा? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये अगर हमारे पास अर्थ है और इसका इक्वेटर कौन सा है, आप बोल सकते हो सर ये इसका इक्वेटर है, तो ये ऑर्बिट हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ से ही तो इक्वेटर पास होता है ना, ये इक्वेटर की ही लाइन है ना, ये इक्वेटर की ही लाइन होती है ना। और अब सैटेलाइट जब हम देखेंगे तो सैटेलाइट कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सैटेलाइट हमने रखा, अब ये क्या करेगा, अर्थ को ऑर्बिट करेगा ऐसे 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 आके। तो ये क्या है, ये किस क्या बोलते हैं उसको, ये ऑर्बिट कहाँ पर है, आपको बोलना है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, और ये आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर में है, ये आपको बोलना 3600 किलोमीटर में। यहाँ से जाओगे 3600 किलोमीटर में, क्योंकि ये सर्कुलर होता है, ये एलिप्टिकल नहीं होता है। तो दिस ऑर्बिट इज़ अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के सामने। तो डायग्राम में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, बट आप इमेजिन कर सकते हो, एक फुटबॉल आप ले लो, हाथ में पकड़ लिया फुटबॉल को, फिर उसके ऊपर आप सर्कल एक बना लो, लेकिन उसके फुटबॉल के ऊपर नहीं, मतलब आपको स्पेस में, असली फुटबॉल के स्पेस में एक सर्कल फुटबॉल के अराउंड डालना है, ठीक है, सो दैट आपको फिर, लेकिन उसके ऑल्टीट्यूड पे, फुटबॉल के थोड़ा सा हाइट पे, तो आपको खुद इमेजिन हो जाएगा कि हाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन अबाउट 24 आवर्स। डेफिनेटली जब ये इक्वेटर के ऊपर चल रहा है तो आपको पता है जब अर्थ जो होता है अपने एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करता है उसको 24 आवर्स लगते हैं, और जब ये सैटेलाइट भी रोटेट करना शुरू करता है अर्थ के अराउंड, जितना अर्थ को टाइम लगता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होने में, उतना ही इस सैटेलाइट को अर्थ के रिवॉल्व होने में भी 24 आवर लगता है। तो दैट मीन्स ये बराबर क्या होता है, जो भी वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो होती है, ठीक है, वही सेम हमारे पास होता है, जो हमारे पास सैटेलाइट की वेलोसिटी हमें देखने को मिलती है। द सैटेलाइट प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट सीम्स टू बी स्टेबल फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये स्टेबल होता है अर्थ सरफेस से। आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आई होगी। ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, आप सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपको टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर आप सिविल सर्विस के लिए इस साल अपेयर होने वाले हो, आपको मेरे हिसाब से साइंस एंड टेक नहीं पढ़ो, और मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आपसे, आपके क्वेश्चन जो आराम से बन जाएंगी। ये एक्चुअली प्री और मेंस का ही नोट्स हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको मेंस में लिखना होता है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो प्री में आपको यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पूरे समझा रहा हूँ। इंडियन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करेंगे। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। अब इंडिया में हम देखेंगे कौन कौन से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जिनका नाम मैं बोलूँगा उनको याद रखना। एक आप एप्पल याद रखो, इनसैट याद रखो, बस इतना ही। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि इनसैट की फुल फार्मूला आपको बोला, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है ये फुल फार्मूला है इंडियन सैटेलाइट्स की, ठीक है, सॉरी इनसैट की, बस इतना आपको याद रखना है। थर्ड आप याद रखोगे इनसैट, ये फिर सीरीज़ है 1A 1B 1C, ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है जी सैट की फुल फॉर्म क्या है, आपको बोलना है जी सैट ही होता है ग्राम सैटेलाइट्स की बात। जो मैं बोलूँगा यहाँ पर उसी चीज़ को आपको फोकस करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जी सैट की सीरीज़ हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं, ठीक है, मेटसेट, आप याद रख सकते, इसको कल्पना फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो हमने इस सैटेलाइट के लिए हमने कौन से लॉन्चिंग व्हीकल इस्तेमाल की हैं, आपको PSLV-4, अब C4 आपको याद रखना है, इसी को बोला जाता है। मेटसेट को ही कल्पना फर्स्ट के नाम से जाना जाए, जो मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ ना, यहाँ पर ये एग्जाम्स में पूछे गए, आपको इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इनसैट 3B कल्पना सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि एस्ट्रोसैट एक सैटेलाइट हमारे पास है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट आप इसको बोल सकते हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स, ठीक है। जो हमारे पास हाई एनर्जी प्रोसेसेस होती है ना, जैसे कि हमारे पास एक स्टार सिस्टम है, बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है, वो एक हाई एनर्जी प्रोसेस उसमें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स की बात करेंगे हाई एनर्जी सिस्टम्स के अंदर आता है, उसको समझने के लिए हमारे पास एस्ट्रोसैट का होना ज़रूरी है। एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार हमारे पास होते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड समझना, उसको एस्टिमेट करना, ये एस्ट्रोसैट का काम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमने इसको बनाया है। स्टडी स्टार बर्थ रीजन, स्टार जो है ये किस रीजन में इसका बर्थ हुआ है, किस रीजन में पाया जाता है, किस रीजन में इसका बर्थ हुआ, ये एस्ट्रोसैट से हमें पता चलता है। डिटेक्ट न्यू ब्रीफ ब्राइट एक्सरे सोर्स इन द स्काई, ठीक है।
परफॉर्म ए लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे एंड यूनिवर्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एस्ट्रोसैट जो है यहाँ पर क्या है, आपको बोलना है मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी हैं ये, तो ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, आपको बोलना है NEO ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है, नियर अर्थ ऑर्बिट में। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको बोला अभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस ऑर्बिट में है, आपको बोलना है सर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। हो गया क्लियर, क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा आपको पूछा जाएगा एस्ट्रोसैट जो है हमारे पास ये किस ऑर्बिट में, आपको बोला नियर अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट वाली कैटेगरीज मैंने ऊपर बताई तो यहाँ पर इजी होगा हमारे पास। और लॉन्च किया गया 2015 में। लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया है PSLV पोलर, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV का इस्तेमाल किया गया है और C-30 का इस्तेमाल किया गया है और एस्ट्रोसैट को इस्तेमाल किया गया है स्पेस को स्टडी करने के लिए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एस्ट्रोसैट जो है किस ऑर्बिट में, नियर अर्थ ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है। लॉन्च व्हीकल का नाम जो होता है ये PSLV का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके नियर अर्थ ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को डाला गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या, आपको बोलना सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है इसको शॉर्ट में ISS के नाम से जाना जाता है। इसको लॉन्च किया गया है 1988 में और 5 स्पेस एजेंसीज एज इट इज़, इसका याद रखो, 5 स्पेस एजेंसीज का मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फॉर्मेशन हुई है। इसको लॉन्च किया गया 1988 में, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 स्पेस एजेंसीज में कौन कौन से हैं, नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA ये जापान का है और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। नासा USA का, रॉसकॉस्मोस रशिया का, ये यूरोप का और ये जापान का और ये कनाडा का। तो पाँचों के 5 आपको नाम याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जॉइंट वेंचर किन किन स्पेस एजेंसीज़ का, बोलो 5 स्पेस एजेंसीज़ का था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करेंगे ये कहाँ पर, हमें आपको बोला नियर अर्थ ऑर्बिट के आसपास, ये 2025 तक काम करेगा, ठीक है। और ये जब राउंड करता है अर्थ को ये 90 मिनट्स के अंदर करता है, 1.5 आवर में इसको पूरा राउंड देता है पूरे अर्थ को। एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को किया जाता है यहाँ पर। स्पेस साइंटिस्ट आर सेंट बाय यूजिंग, ठीक है, यहाँ पर शटल्स का यूज़ किया जाता है। भाई ये आप याद नहीं रखो, बस इतना आप याद रखो ये कहाँ पर है, आपको नियर अर्थ ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है। किसका, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा इन 5 का नाम आपको याद होना चाहिए और ये डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है जिसको हमने नाम दिया है, इसको हम जानते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हम GPS के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बोला है कि GPS को हम डिटेल में पढ़ेंगे। GPS की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, इट इज़ सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम। ये सैटेलाइट है पोजीशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक पोजीशन और नेविगेशन, हमें नेविगेशन में यूज़ होता है ना, हमें नेविगेट करना होता है, हम एरोप्लेन चलाते हैं नेविगेशन चाहिए होता है, हमें बोट चलानी होती है, हमें शिप्स चलाने होते, तो नेविगेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसा सैटेलाइट है बेस्ड पोजीशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम बाय विच वी कैन डिटेक्ट 3D पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ में, ठीक है, उसकी पोजीशन 3D पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्लेन ऑन अर्थ, या उसके प्लेन में हम कर सकते, 3D ऑब्जेक्ट हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका प्लेन हम देखेंगे अर्थ के ऊपर, उसके लैटिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली और सी लेवल पे। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको GPS में मिनिमम कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, आपको बोले मिनिमम 24 सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पर सर्कल किया गया है। ये क्वेश्चंस पूछे गए, तो कम से कम GPS में 24 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम। मिडल अर्थ ऑर्बिट में किसके लिए, GPS के लिए, ये आपको याद रखना। दिस ऑर्बिट इज़ इन द 2000 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये ऑर्बिट जो हमारे पास हैं, ठीक है, ये किस ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है, आपको बोलना 20,000 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर हमें देखने को मिलता है अर्थ से ऊपर। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। और इसको एक राउंड 12 आवर्स में करता है। 12 आवर्स का मतलब होता है आधे दिन में ये एक राउंड कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। स्पेशल GPS रिसीवर्स रिक्वायर्ड टू रिसीव द सिग्नल सेंट बाय सैटेलाइट। GPS रिसीवर्स का इस्तेमाल होता है
जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, जो सैटेलाइट्स सिग्नल्स भेज देता है। दिस रिसीवर कैलकुलेट्स द पोजीशन एग्जैक्टली। अब ये रिसीवर जो होता है, जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, ये हमें क्या करता है, ये कैलकुलेशन करता है जो हमारी पोजीशन होती है, जो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताता है। वो कैसे पता चलता है? बाय रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम एट लीस्ट 4 सैटेलाइट। तो 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरा आप बोल सकते हो एक एग्जैक्ट हम पोजीशन हम बता सकते हैं। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर सेंट बाय जीपीएस। जीपीएस के ज़रिए से 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हमें मिलते हैं। एक हमें मिलते हैं प्रिसाइज पोजिशनिंग सिग्नल और दूसरा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिग्नल। प्रिसाइज पोजिशनिंग सिग्नल जो होता है, ये हमें सिग्नल बताता है सेंटीमीटर्स में। इसकी एक्यूरेसी जो होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेसी हमें बतानी है, आप बोलोगे एग्जैक्टली, सपोज ये लाइन है, आप बोलोगे सर लाइन के इस पॉइंट पे है ये, आप नहीं बोलोगे सिर्फ लाइन पे, आप बोलोगे लाइन के एग्जैक्टली पॉइंट नंबर 1 2 3 4, आप बोले एग्जैक्टली पॉइंट नंबर 4 पे ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्यूरेसी जो होती है सिग्नल की, वो सेंटीमीटर्स में इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है। इसको डिफेंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिफेंस में अगर आपको किसी चीज़ को टारगेट करना है ना, ठीक है, तो डिफेंस के केस में आपको पूरी एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है थोड़ा सा इधर उधर होने की। मिलिट्री सर्विस में तो इसलिए प्रिसाइज पोजीशन हमें बताता है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिग्नल्स हमें बताता है एक्यूरेसी ऑफ दिस सिग्नल मीटर्स में, तो फ़र्क हो सकता है। तो मीटर्स में हमें ये एक्यूरेसी हमें देखने को मिलता है। ये कमर्शियल और सिविल सर्विस में यूज़ होता है। तो अपने आप में ये सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ तक मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर फर्स्ट जीपीएस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय यूएसए। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पहला जीपीएस सिस्टम को डेवलप किसने किया? यूएसए ने। उसका इसने नाम क्या याद रखा है? ठीक है, नेव स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, ठीक है, विच बिकेम फुली फंक्शनल 1995 में। मिनिमम 24 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रशिया ने जो होता है डेवलप किया है जीपीएस कब, जिसका इसका नाम दिया है, ठीक है, इन यूएस, पहला जीपीएस जो होता है यूएसए का है। ठीक है, और दूसरा जो होता है रशिया ने डेवलप जो जीपीएस किया है, उसने इसका क्या नाम दिया है? GLONASS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये रशिया का है और ये 2005 में फंक्शनल बना है। इसको कितने चाहिए आपको बोलना है? 29 सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, इंडिया आल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडिया ने रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, फ्रॉम विच इंडिया गेट्स पीपीएस सिग्नल्स। तो इंडिया को भी इसके सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अगर बात करेंगे, इसका जो जीपीएस जो इसका नाम क्या है? इसको गैलीलियो के नाम से जाना जाता है, और ये 2011 में थोड़ा सा फंक्शनल हुआ है, और फिर पूरा फंक्शनल 2019 में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 20 सैटेलाइट्स में हमें देखने को मिलता है। और एक्यूरेसी जो होती है ये हमें क्या बताता है? द एक्यूरेसी ऑफ SPS इज़ अबाउट 1 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास जो होता है 1 मीटर जो हमें क्या देखने को मिलता है? स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिग्नल। SPS का मतलब स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिग्नल हमें देखने को मिलता है, और PPS का मतलब प्रिसाइज पोजीशनिंग। तो ये हमें प्रिसाइज पोजीशनिंग यहाँ पर हमें बता रहा था, मतलब सेंटीमीटर्स में एक्यूरेसी। और ये जो हमारे पास SPS जो होता है, ये हमें मीटर्स में एक्यूरेसी, इसलिए तो अबाउट 1 मीटर हमें देखने को मिलता है। फिर चाइना का हम देखेंगे, चाइना ने डेवलप किया है जीपीएस, इसका नाम है बाइडो के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। बाइडो के 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास बाइडो फर्स्ट और बाइडो सेकंड। जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो चाइना का बाइडो है। ठीक है, उसके बाद जापान का नाम जो जीपीएस का है वो है काज़ाई ज़ेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, जापान का। और ये जो होता है, ये इसने 4 सैटेलाइट्स जो होते लॉन्च्ड इन GSO। तो इसने क्या किया? 4 सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको जो स्पेस एजेंसीज हैं कौन कौन सा है? यूरोप का जो है दैट इज़ गैलीलियो, यूएसए का जो है दैट इज़ जीपीएस, रशिया का जो है दैट इज़ GLONASS, चाइना का जो है दैट इज़ बाइडो, और जापान का जो है दैट इज़ काज़ाई ज़ेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे पास IRNSS, जिसको नेविक के नाम से जाना जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इन पे ही आपका क्वेश्चन बनता है। जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जो ही मैं आपको ये कंप्लीट करूँगा स्पेस टेक्नोलॉजी, गारंटी देता हूँ, आप किसी भी बुक पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी निकालना, आप देख लें इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरा ये अपना कमेंट सेक्शन भी मेंशन करो, अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।